कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन बात अगर राजनीति की हो तो हर बात में बहुत कुछ रखा है। नाम, काम, चेहरा, जाति देखकर ही प्रत्याशी तय किए जाते हैं और राजस्थान की राजनीति में भी काम और चेहरे को लेकर संग्राम मचा हुआ है। सबको उम्मीद यही है कि किसके भाग्य से किस्मत का छीका टूटेगा, तब वो सिंहासन पर बैठेगा और हाँकेंगे राजस्थान की सत्ता का रथ। चुनावी समर में कूदने के लिए तैयार नेताओं के अरमान भी जग गए। क्या पता कब उनकी नैया पार लग जाए। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। हमारी खास पेशकश राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में पिछले एपिसोड में धौलपुर की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया और आज बात करेंगे करौली जिले की सियासी समीकरणों की। राजस्थान की राजनीति में पूर्व राजघरानों का अभी भी वर्चस्व कायम है और करौली की पॉलिटिक्स में भी रॉयल कनेक्शन का दबदबा रहा है। यही वजह है कि रियासत से सियासत का सफर में भी करौली के पूर्व राज परिवार का दबदबा देखने को मिला है। लोकतंत्र में करौली की जनता ने राज परिवार के सदस्य पर लाड़, प्यार और विश्वास जताते हुए 6 बार उनको विधायक चुना। करौली राजघराने के महाराज कुमार बृजेंद्र पाल ही लगातार 5 बार विधायक रहे। 2008 में करौली धौलपुर जिले को मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया और अभी मनोज राजौरिया सांसद हैं। 2014 और 2019 में 2 बार से मनोज राजौरिया बीजेपी की टिकट पर जीत रहे हैं। सरल स्वभाव वाले मनोज राजौरिया 2024 के लिए भी दावेदारी जता रहे हैं। ये बात अलग है कि इस बार राजौरिया की करौली में कुछ पकड़ कमजोर नजर आ रही है। कुछ ऐसे काम है जिसको लेकर जनता के बीच में नाराजगी लग रही है और जैसे रेल लाइन, राजौरिया के प्रथम कार्यकाल में धौलपुर करौली रेल लाइन का काम फ्रीज हो गया, जिसको लेकर सांसद को विरोध झेलना पड़ा। इस बार फिर से रेल लाइन सर्वे शुरू कराने का दावा किया है। अपने कार्यकाल में चंबल नदी पर पुल, करौली में मेडिकल कॉलेज को लेकर खुद के प्रयासों की दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल अभी मनोज राजौरिया ही बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और कांग्रेस से पीछे जो पिछले चुनाव में हार का मुंह देख चुके संजय जाटव फिर से दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा 2-3 रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस की भी करौली धौलपुर संसदीय सीट पर नजर बनी हुई है। करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। 3 सीटों पर कांग्रेस का और 1 सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। यही वजह है कि इस बार इस इलाके पर बीजेपी की नजर है। हालांकि बाद में लाखन सिंह मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब सबसे पहले बात करेंगे करौली विधानसभा सीट। तो राजस्थान में जिस तरह एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का ट्रेंड है, ठीक उसी तरह करौली विधानसभा सीट पर भी हर बार विधायक का चेहरा बदल जाता है। 4 दशक से कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। करौली विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस और 1 बार बसपा के प्रत्याशी जीते। 2018 के चुनाव में बीएसपी के लाखन मीणा ने कांग्रेस के दर्शन सिंह गुर्जर को 10,000 वोटों से मात किया। हालांकि बाद में लाखन मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब क्षेत्र में विधायक के कार्यों की बात कर लेते हैं। जमीन पर लाखन मीणा से जनता नाराज नजर आई क्योंकि इलाके में ऐसा कोई विकास का काम नहीं दिखा जिसे लाखन मीणा अपनी उपलब्धि के तौर पर बता सके। शहरी जनता से विधायक की दूरी भी नाराजगी की एक बड़ी वजह रही। करौली की जनता ने कई बार सैटेलाइट अस्पताल और बाईपास की मांग की, लेकिन आज तक जनता की मांग पूरी नहीं हुई। ग्रामीण इलाके में थोड़ा बहुत काम हुआ है जिससे गांव में विधायक की पकड़ जबरदस्त नजर आती है और थोड़ी तारीफ भी मिली है। करौली सीट पर कांग्रेस में गुटबाजी भी चरम पर है। अब लाखन मीणा बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, लिहाजा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल नजर नहीं आया। जमीन पर विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आई और कांग्रेस में शामिल होने के बाद एससी वोट बैंक खिसका भी है। हालांकि लाखन मीणा को कांग्रेस से आस है कि उन्हें टिकट इस बार कांग्रेस से मिलेगा और फिर से वो दावेदारी जता रहे हैं। लाखन मीणा ने 2018 में कांग्रेस के दर्शन सिंह गुर्जर को हराया था, तो दर्शन सिंह भी कांग्रेस से प्रबल दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व प्रधान शिवराज मीणा, अल्पसंख्यक नेता हाजी रुखसार अहमद भी टिकट की कतार में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी से जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजा राम, जो हाल ही में कई बार एक वीडियो के चलते जिक्र में आए, उनका नाम भी है। पूर्व आईएएस
ओपी सैनी, पूर्व आरपीएससी सदस्य राजकुमारी गुर्जर, पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी, भाजपा नेता अशोक सिंह धाबाई, आरआईटी कार्यकर्ता अशोक पाठक, सतवीर चंदीला और पूर्व मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र लोकेश चतुर्वेदी, कर्नल किरोड़ी बैंसला की टीम में रहे डॉक्टर रूप सिंह बैंसला, गोपाल सिंह गुर्जर दावेदारों की लिस्ट में शुमार। करौली सीट पर बसपा 2 बार जीत दर्ज करा चुकी है और इस बार बसपा के पप्पू गुर्जर दावेदारी जता रहे हैं। चुनाव में जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं। जाहिर तौर पे तो जातियों में भी चुनाव जंग देखने को मिलती है। करौली में भले ही राज परिवार का प्रतिनिधित्व रहा हो, राज परिवार के बाद इस सीट पर जातिगत राजनीति हावी है। हर बार गुर्जर और मीणा वोटर्स में जंग देखने को मिलती है। दोनों वर्ग एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जनार्दन गहलोत भी जब विधायक बने थे तो उन्हें मीणा वोटर्स का साथ मिला था। अब मीणा वोटर्स के बलबूते विधानसभा तक पहुंचे भी थे। वो 2003 में करौली सीट पर एक मजबूत मीणा प्रत्याशी सामने आया था। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर सुरेश मीणा ने बाजी मारी थी। करौली में आप कह सकते हैं कि यहां का चुनाव गुर्जर और मीणा वोट बैंक के बीच सिमट कर रह गया है। गुर्जर मीणा ही हर चुनाव में आमने सामने रहते हैं और पार्टियां भी गुर्जर मीणा वोट बैंक का समीकरण देखकर ही चुनाव में प्रत्याशी उतारती। 2018 में बीजेपी ने नया प्रयोग किया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की हार का पहला कारण माली जाति से प्रत्याशी होना था। बीजेपी ने ना गुर्जर और ना ही मीणा प्रत्याशी को उतारा, बल्कि माली जाति के प्रत्याशी पर दांव खेला और ओपी सैनी के उम्मीदवार उनको बनाया था। फिर भी मीणा और गुर्जर का चुनाव उसी पर केंद्रित था। मौजूदा विधायक लाखन मीणा और उनके समर्थकों की जनता में भ्रष्टाचार की छवि भी बनी है। जमीन पर लोगों ने इसका जिक्र भी किया। फिर भी लाखन मीणा का मानना है कि माली और मुसलमान वोटर्स उनके साथ है। एक बात और, भले ही गुर्जर और मीणा वोट बैंक का खासा इंपैक्ट इस पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर माली वोट बैंक भी काफी है। अगर डिवाइड ना हो तो ये इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जिस पर लाखन मीणा का यही मानना है कि माली और मुसलमान वोटर्स उनके साथ हैं और फिर से वो इस बेसिस पर जीत हासिल कर सकते हैं। लाखन शहरी वोटर्स से पूरी तरह से कटे हुए हैं, काम की और विकास की कमी के चलते, और पहले भी उन्हें शहरी वोट नहीं मिला था और इस बार भी उन्हें शहरी वोटर्स का समर्थन मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। माली और मुस्लिम वोटर्स लाखन मीणा के टिकट मिलने में मजबूती का काम कर सकते हैं। करौली जिले की दूसरी सीट हिंडौन एसटी के लिए आरक्षित है और 1985 से कोई भी विधायक दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ। एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस वाला हाल इस सीट पर भी आपको नजर आएगा। अब तक हुए 14 चुनाव में कांग्रेस ने 6 बार जीत हासिल की और बीजेपी को 5 बार जीत नसीब हुई। 3 बार जनता पार्टी और 1 बार आरएलडी ने भी जीत हासिल की है। अभी कांग्रेस के भरोसीलाल जाटव विधायक हैं। पिछले चुनाव में भरोसीलाल जाटव ने बीजेपी की प्रत्याशी मंजू खैरवाल को 26,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। हिंडौन सिटी विधानसभा सीट का हाल देखें तो इस सीट पर अभी तक सिर्फ जातिगत फैक्टर ही सबसे ज्यादा हावी है। पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन जाटव समाज से ही विधायक बनता आया है। इसकी बड़ी वजह है जाटव समाज के वोटर्स यहां पर मजबूती से और ज्यादा मात्रा में हैं। जाटव वोटर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण जाटव समाज का ही प्रत्याशी को जीत मिलती है और इसमें कई नाम शुमार है। भरोसीलाल जाटव हो या फिर राजकुमारी जाटव और कालूराम जाटव, इन सबकी जीत का आधार ही जाटव समाज का समर्थन रहा है। मौजूदा विधायक भरोसीलाल जाटव को ही देखिए। राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार रही तब तब भरोसीलाल जाटव कांग्रेस से विधायक रहे। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, माइनिंग में अवैध क्रैशर के भी आरोप लग चुके हैं। पिछली गहलोत सरकार में अवैध खनन के आरोप के कारण भरोसीलाल जाटव को मंत्री पद गंवाना भी पड़ा था। हिंडौन में अब तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो समय के हिसाब से जरूरत के आधार पर हुए हैं। विकास कार्य राज्य सरकार अपने स्तर पर ही करती रही। इस बार विधायक और उसके परिवार का विरोध इतना ज्यादा जमीन पर निकल कर आया क्योंकि सभी पद, चाहे विधायक, पंचायत समिति प्रधान, सभापति नगर परिषद, सबके सब उन्हीं के परिवार से ही आ रहे हैं। भरोसीलाल विधायक हैं, एक बेटा प्रधान है और दूसरा बेटा नगर परिषद का सभापति है। एससीसी के सर्वे में भी विधायक और उनके बेटे ब्रजेश जाटव की रिपोर्ट नेगेटिव नजर आई है, ऐसा दिल्ली के सूत्र हमें बता रहे हैं।
भरोसी के सभापति बेटे ब्रजेश जाटव के प्रति इलाके की जनता का ये मानना है कि सभापति होते हुए और पिता के विधायक और खुद कांग्रेस की सरकार होते हुए भी शहर आज बदहाल स्थिति में क्यों है। हिंडौन में एक कॉलेज एजुकेशन का बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में विधायक और उनका परिवार भी शामिल है। हिंडौन का ये कॉलेज एजुकेशन ग्रुप धन बल के आधार पर चुनाव में विधायक को मदद भी करता है। इस तरह के आरोप निकलकर आए हैं। लिहाजा इस ग्रुप को हिंडौन की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बुलाती है। हिंडौन की जनता उस कॉलेज को या उस संस्थान या उससे संबंधित उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बुलाती है। दरअसल सारा माजरा ये है कि उस इलाके का बेहतर तरीके से जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम और जिलों को विकास की सौगात दी है, उस तरीके से नहीं हो पाया है। और ऐसे में सारा की सारी नाराजगी विधायक से और उनके परिवार से निकलकर नजर आ रही है। अब क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति जाटव समाज पर निर्भर करती है, तो हम जमीन पर जब पहुंचे तो ये निकल कर आया कि जो विधायक के खुद जो समर्थक भी हैं वो भी जाटव समाज से आते हैं, लेकिन विधायक से थोड़े खासे नाराज निकले, क्योंकि जाटव समाज की एक बहुत बड़ी बस्ती भी है वहां पर, जो जाटव बस्ती के नाम से जानी जाती है। जाटव बस्ती में जब हमने जमीनी हकीकत जानी तो पाया कि जाटव समाज के लोग इतने बुरे हालात में हैं और जाटव बस्ती में आज भी मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है और युवा और वहां पे जो तमाम लोग हैं वो नशे दारू की चपेट में भी नजर आए। इसकी शिकायत हमें महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं ने, बहनों ने, उनकी पत्नियों ने करी। घर की महिलाएं मेहनत करके, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रही हैं। विकास कार्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री की सफल योजनाओं का लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंडौन को जिला अस्पताल की सौगात दी है। 25 बीघा जमीन का भी आवंटन हो चुका है, फिर भी आज तक विधायक जिला अस्पताल का शिलान्यास नहीं करवा सके। ये भी शिकायत समर्थकों ने की दबी जबानी। इससे मुख्यमंत्री गहलोत के विधायक से खासे नाराज लोग लग रहे हैं और उन्होंने कई बार हिंडौन में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम तक को भी रद्द किया है। इस बार अनीता जाटव कांग्रेस की प्रबल दावेदार है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी अनीता जाटव ने दावेदारी ठोकी। हालांकि हकीकत यह है कि अनीता जाटव भी इलाके में प्रभावशाली चेहरा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रही मंजू खैरवाल से युवा होने के कारण जनता उम्मीद तो रखती है, पर जाटव फैक्टर इस सीट पर अन्य जाति को आने नहीं देता। कांग्रेस और भाजपा अगर किसी नए और मजबूत और लोकल जाटव कैंडिडेट को उतारती है तो जीत की राह आसान होगी और इसका उदाहरण कालूराम जाटव है। 2003 में कालूराम ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। जाटव और लोकल प्रत्याशी होने का फायदा मिला और कालूराम की जीत हुई। भाजपा से पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, मंजू खैरवाल, वीर सिंह जाटव, डॉक्टर RL कोहली, डॉक्टर दीपचंद कोहली, पूर्व चेयरमैन गायत्री कोहली टिकट के दावेदार की कतार में हैं। और दिल्ली ने भी जब चर्चा में इस सीट पर बात हुई तो नए दावेदार को कांग्रेस की तरफ से ढूंढने के लिए कह दिया। अब बात हम करेंगे करौली जिले की तीसरी सीट टोडा भीम। ST के लिए आरक्षित है। अभी टोडा भीम से कांग्रेस के PR मीणा विधायक हैं। टोडा भीम में गुर्जर वोटर्स एकजुट होते दिखाई देते हैं। इसका कारण से हार जीत में अहम भूमिका में वो रहते हैं। 2008 में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे किरोड़ी मीणा ने जीत हासिल की थी और किरोड़ी ने निर्दलीय मातादीन धनका को हराया था। 2013 में घनश्याम मेहर ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की और NPP राजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले पृथ्वीराज मीणा को हार का मुंह देखना पड़ा। 2018 के चुनाव में पृथ्वीराज मीणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसमें सचिन पायलट का टिकट उसको माना जा रहा था। मीणा वोटर्स के साथ गुर्जर वोटर्स का भी साथ मिला और विधायक बन गए। पिछले चुनाव में PR मीणा की जीत में अहम भूमिका सचिन पायलट की अपील रही। पायलट ने PR मीणा के पक्ष में वोट कराने की अपील भी की, लेकिन इस बार PR मीणा की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। जमीन पर विधायक PR मीणा के खिलाफ जनता में नाराजगी नजर आई, क्योंकि क्षेत्र में पंचायत जनप्रतिनिधियों से दूरियां उसका सबसे बड़ा कारण है और आमजन से रूखे व्यवहार की बात भी जमीन से निकल कर आई, जो उनकी पकड़ को वहां कमजोर कर रहा है। जमीन पर विकास कार्य भी ना के बराबर है। सड़क निर्माण, भवन निर्माण में विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं और वो आरोप उनके समर्थकों में से ही निकल कर आए, यानी कि समर्थक भी नाराज लगे।
इसके अलावा कांग्रेस के कई नए दावेदार भी उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व विधायक घनश्याम मेहर, जो कि पहले सचिन पायलट के विश्वसनीय माने जाते थे और यहां तक कि जब मोदी लहर थी उसमें भी जीत कर वो आ पाए। जितेंद्र मीणा रानौली यानी समाज सेवी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता के करीबी भी हैं और जमीन पर भी काम करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। राघव मीणा सचिन पायलट के करीबी हैं। पीसीसी के पूर्व सदस्य भवी मीणा भी क्षेत्र में सक्रिय रहकर टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक रमेश मीणा, पूर्व विधायक बत्तीलाल मीणा, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर रामराज मीणा, डॉक्टर धर्म सिंह, शेर सिंह रायसना और अजय मीणा, राजेंद्र शेखपुरा, पूर्व प्रधान राम सिंह और साथ में रामनिवास मीणा, जो कि भामाशाह हैं और दोनों ही पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। ये तमाम नाम हैं जिनकी दावेदारों की लिस्ट में नाम शामिल है। और ऐसे में अब बात यह है कि बीजेपी यहां से उसके लिए चुनाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से टिकट लेते हैं या बीजेपी उनको टिकट देती है, तब कांग्रेस के लिए ये राह मुश्किल नजर आ सकती है। या तो किरोड़ी मीणा या उनकी पत्नी गोलमा देवी को यहां से बीजेपी टिकट देती है तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा है किरोड़ी मीणा का टोडा भीम में। ऐसे में अगर किरोड़ी मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस की राह मुश्किल नजर आएगी। टोडा भीम में करीब 2,77,000 वोटर्स हैं। ऐसे में बीजेपी क्या कुछ तय करती है, क्योंकि पूरा गेम चेहरे पर और जाति समीकरण पर निर्भर करता है। तो बात करेंगे करौली जिले की सपोटरा विधानसभा सीट की। ये सीट एसटी के लिए आरक्षित है और अभी कांग्रेस के रमेश मीणा विधायक हैं। रमेश मीणा काफी चर्चित नाम राजस्थान की राजनीति में पिछले 5 सालों में रहा है। रमेश मीणा लगातार 3 बार से जीत रहे हैं और अभी कैबिनेट के मंत्री भी हैं। रमेश मीणा पहले पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते थे और मानेसर एपिसोड में वहां शामिल भी थे, जिसके बाद उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि ये बात अलग है कि अब रमेश मीणा का रुख गहलोत की तरफ या गहलोत समर्थक के रूप में अब वो माने जाते हैं। हाँ, उनके समर्थक ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो जितना गहलोत समर्थक हैं उतना पायलट समर्थक भी हैं। दोनों की बातचीत उनसे होती है। अभी वो पंचायती राज मंत्री हैं। करौली में पहली बार निर्विरोध जिला प्रमुख बना है, जो कि रमेश मीणा के खेमे का ही है और ये मान सकते हैं कि ये उनके ही वजह से वहां पर बन पाए। अब सबसे पहले जमीन पर विकास कार्य और विधायक की रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। विकास की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि चंबल नदी, जो सांसद अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तमाम लोग अपनी, पर विधायक की अगर बात करें तो चंबल नदी पर पुल बन गया है। ये पुल सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर सामाजिक बात करें तो शादी, बहन बेटियां ब्याही जाती हैं, पर जब तक पुल नहीं था उनके आने जाने और व्यवहार में, रिश्तों में परेशानी होती थी। और अब उन बहन बेटियों के लिए आसान हो गया है कि वो अपने घर ससुराल आसानी से आ जा सकती हैं। और ये बात विधायक कई बार अपनी बाइट अपने मीडिया से बातचीत में भी कह चुके हैं। इस नदी के जरिए रिश्ते और प्रगाढ़ तो हुए हैं, ना सिर्फ सामाजिक रिश्ते बल्कि व्यावसायिक रिश्ते भी। आने जाने में काफी सुविधा मिलती है। अब देखिए, बॉम्बे जाने में भी अगर यहाँ से बॉम्बे जाया जाए तो 250 किलोमीटर कम हो गया है NH3 से। तो व्यावसायिक, अगर आप बॉम्बे से व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि इस इलाके के विकास की अगर बात करें तो वो भी बेहतर हो गया है। उद्योग के कारण सपोटरा की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थोड़ी हुई है और आगे आने वाले समय में और होगी, जिसकी वजह ये पुल हो सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच के आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हुए हैं, जिस इलाके के विकास से मदद जाहिर तौर पर मिलती है। और इस इलाके में मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उससे मध्य प्रदेश के साथ अलग अलग तरीके से और भी व्यापारिक रिश्ते बन सकते हैं। पर्यटक के लिहाज से देखा जाए तो चंबल नदी पर पुल बनने के बाद पर्यटकों की आवाजाही आसान हो जाती है, क्योंकि पहले तो जब पुल नहीं बना था तो मध्य प्रदेश से मंडरेल या फिर इस इलाके में आना हो तो धौलपुर होकर आना पड़ता था, लेकिन अब जयपुर से सीधा सपोटरा पहुंच सकते हैं। ये बात भी आपको बता दें कि इसमें योगदान काफी सारे लोगों का है, काफी सारी पार्टीज का है, वो आगे आपको बताएंगे। धौलपुर होकर आने से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पुल बनने के बाद रमेश मीणा ने पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, यूनुस खान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जब सड़कों की बात हुई तो यूनुस खान का आभार कई बार जता चुके हैं। ये बाइट सुनिए। चंबल पर पुल बना है तो पूरे जिले के लोगों को खुशी है और भारत सरकार के हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी को बधाई देना चाहता हूँ, राजौरिया जी को भी बधाई देना चाहता हूँ
कि इन्होंने भी प्रयास किया और भारत सरकार ने बजट दिया और हमने इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उठाया। पिछली बार विधानसभा में उठाया था तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यूनुस खान जी थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने बात रखी, उन्होंने हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुँचाई। महंगाई कम है, महंगाई में कम है कि सड़कों काम आंकड़ों को हो वे मैं धन्यवाद देना चाहूँ यूनुस खान जी कर ये मैं कोई दोहराए को नहीं करेड़े ने उठो नहीं करना चाहिए। यूनुस काजी आपने इलाके के मायने बहुत सड़कों को काम करो। अब इस इलाके में सड़कों का अच्छा विकास हुआ। सिर्फ इस कार्यकाल में ही 500 से 600 करोड़ रुपए का सड़कों का खर्च भी हुआ सड़कों पर। अब देखिए, ये वो इलाका है जहां पे सड़कें, बिजली की स्थिति खराब थी, लेकिन 2008 से अब तक बिजली की स्थिति बेहतर हुई। 2008 में तो विधायक के खुद के घर में उस इलाके में बिजली नहीं थी, तो सिर्फ सड़क पर 500-600 करोड़ का खर्च हुआ। गहलोत सरकार में ये काम हुए, जिसका श्रेय खुद रमेश मीणा गहलोत सरकार को और गहलोत को देते हैं। 400 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन पर भी खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही मंडरेल को जिला घोषित नहीं किया, लेकिन बजट में करौली को बहुत ज्यादा विकास की सौगातें दी हैं, जिससे करौली में पहले के मुकाबले, क्योंकि जहां पर बिजली, पानी, जैसा मैंने आपको कहा, मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती थी, अब करौली जिले का चेहरा बदला है। फिर एक बात मेडिकल कॉलेज की, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, लेकिन उसका काम काफी हद तक पूरा हो गया है और मेडिकल कॉलेज बनाने से बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, एजुकेशन सेक्टर की तो बात होती है, जब विकास की बात होती है तो, और लोगों के इलाज कराने और तमाम चीजों में उसमें इजाफा हुआ है। लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है। उप जिला अस्पताल बना है मंडरेल में। शिक्षा को लेकर, जैसा मैंने कहा, काम हुआ है। मंडरेल में कॉलेज भी खुला है। इलाके में रेल की कमी महसूस होती है, जो कि वहां के लोगों ने मुखर होकर बताया। रेल की कनेक्टिविटी आपके विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। माना जा रहा है कि अगर इस बार रेल की कनेक्टिविटी भी हो तो ये इलाका और बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सके। पलायन की दिक्कत होती है, लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि फिर वही बात है कि अभी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो जो युवा है वो क्या करेगा। ये आने वाले समय में पूरी होनी चाहिए क्योंकि लोगों की इस पे मांग है। सपोर्टरा रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना चाहिए। अब कमियों की बात करें, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, जमीन पर क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाला इलाका है तो लोग विकास से वंचित दिखे और वहां के इलाके के लोग विधायक की तरफ उस आस से देख रहे थे कि आप यहां चाहे सड़क हो या किस तरीके से हमारा विकास कर सकते हैं। पर समर्थकों का मानना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत परमिशन और तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन विकास तो विकास है और अंत वो कहते हैं कि वो अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे में फिर चाहे सड़क, तमाम चीजें हो, उन लोगों की उम्मीद और मंशा भी विधायक से ही है, जिसको लेकर उनके मन में बात थी कि विधायक को यहाँ इस इलाके का भी विकास के कार्यों में, मौलिक अधिकारों के कार्य में काम और भागीदारी लेनी चाहिए। इसलिए सोलर लाइट को लेकर विधायक ने काम किया है कि वहां पर सोलर लाइट, तमाम चीजें लगाई जानी चाहिए। औद्योगिक विकास से भी इलाका वंचित है। रिको इंडस्ट्री भी नहीं है, चाहे फिर वो वजह फॉरेस्ट की हो या तमाम चीजों की, लेकिन इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती। प्रपोजल भी दिए गए हैं, 2 बड़ी इंडस्ट्री से बात भी हुई, लेकिन अभी फिलहाल कोई इंडस्ट्री वहां पर नहीं आई। जैसे कि अगर बात करें तो टाइल्स बनाती है, जो यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज खुली जा सकती है और इस इलाके का बेहतर विकास भी हो सकता है। सिलिका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हकीकत यही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आ रही, जिसका भी प्रयास सरकार को, विधायक को मिलकर जोर शोर से करना होगा। ऐसे में अगर बात अब रमेश मीणा के व्यवहार और जमीन पर उनके लिए क्या कहा जाता है उसकी करें, तो मुखर व्यक्ति हैं, खुलकर बात करते हैं, बेबाक हैं और कई ऐसे उनकी बातचीत जो मीडिया से हुई वो आज भी वायरल होती हैं। अगर बात मानेसर को याद करें तो भी कई ऐसे बयान हैं जो सामने आए हैं। इनके समर्थकों ने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि रमेश मीणा को क्षणिक गुस्सा आता है। साफ बात कहते हैं, लेकिन गुस्सा तुरंत ठंडा भी हो जाता है। अब उस क्षणिक गुस्से के चलते चर्चा ये है कि जो उनको जानते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो उनको नहीं जानते वो कहीं ना कहीं रमेश मीणा से नाराज हो जाते हैं। ऐसे में ये जो व्यवहारिक फर्क है कई लोगों में, क्योंकि एक खेमा कह रहा है कि बहुत भले व्यक्ति हैं, प्यार से बात करते हैं, एक खेमा कह रहा है कि नहीं। इसकी वजह यही है कि उनको क्षणिक गुस्सा आता है। एक और खास बात कि वो 2 घंटे सुबह ठाकुर जी की सेवा करते हैं और शाम को 2 घंटे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये बात भी उनके समर्थकों ने बताई कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम वो व्यस्त रहते हैं। एक खास बात और रमेश मीणा के लिए कही जाती है कि भले ही उनके घर वाले
जो हैं उनको सिफारिशें देते हैं, लेकिन उनकी सिफारिशें वो नहीं मानते, बल्कि उनके रिश्तेदारों से ये बात निकल कर आई है कि रमेश मीणा सिफारिशों के कच्चे हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर वाले हो, वो घर तक नहीं पहुंचने देते। रमेश मीणा बीच में अशोक गहलोत से नाराज हो गए थे, जैसा सबको पता है। इसकी वजह सचिन पायलट के खेमे में जाकर बैठ गए थे, लेकिन उसके पीछे की वजह रमेश मीणा के करीबी लोग ये बताते हैं कि रमेश मीणा को लगता था कि प्रशासन का व्यवधान बहुत ज्यादा था, विकास नहीं हो रहा था। जब वो मंत्री थे तो उनके मंत्रालय में प्रशासन का उनका काम में कहीं ना कहीं रुकावट थी, व्यवधान था। साथ में उनके इलाके में विकास का काम नहीं हो पा रहा था, उससे उनको लगता था कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती। वो मंत्री हैं फिर भी उनकी स्थिति ऐसी है, तो ऐसे में वो नाराज होकर सचिन पायलट गुट में जा बैठे और फिर बाद में जब वो लौट कर आए तो सारे गिले शिकवे दूर हुए और यही वजह है कि अब उनको कहीं ना कहीं गहलोत समर्थक भी माना जाता है। और आज जो उनके इलाके में विकास के काम हुए हैं उसका श्रेय वो अशोक गहलोत को लगातार देते आए। एक बात का जिक्र निकल कर आया था, जब सचिन पायलट हाल ही में धरने पर बैठे या जन संघर्ष यात्रा पर निकले तो सबने रमेश मीणा को भी वहां ढूंढा, लेकिन अब शायद रमेश मीणा ये कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो पार्टी कहेगी, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहेंगे, पार्टी के दिशा निर्देश के हिसाब से ही मैं चलूंगा। यही वजह थी कि वो पायलट के धरने, प्रदर्शन, पैदल यात्रा में नजर नहीं आए। और अब उम्मीद भी, जब टिकट की है वो दावेदारी जता रहे हैं, तो उम्मीद भी उनको दिल्ली वालों से है और इसीलिए या तो वो ठाकुर जी की पूजा करते हैं या वो जनता के बीच में अपने काम वहां पर बताते हैं। एक बार फिर रमेश मीणा दावेदारी की कतार में हैं, टिकट मांग रहे हैं और जहां तक कांग्रेस के सर्वे की बात है तो उनको टिकट मिलने की बात सामने नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि पिछले बार उनको एसटी के अलावा जनरल कास्ट के वोट का भी काफी समर्थन मिला था, जिसकी वजह से जो सामान्य वोटर भी जो थे वो उनकी तरफ थे। और उसकी वजह यह है कि डर के वातावरण का खत्म होना। हमने जानने की कोशिश की कि उनको सामान्य जो एससी वोटर्स हैं वो क्यों वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया, जो वहाँ के लोग थे, कि पहले 5 से 6 बजे तक दुकानें और बंद कर दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर डर का माहौल था, वहाँ सेफ्टी नहीं थी। लेकिन रमेश मीणा ने धीरे धीरे वहाँ के हालात बदले, माहौल बदला और अब जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, वो अब देर तक दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई बीजेपी किसी लोकल मीणा प्रत्याशी को सामने उतारती है और एक नए चेहरे को उतारती है तो भी जो पूरा मामला है वो बहुत रोचक होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही चर्चा हो, लेकिन किरोड़ी मीणा और उनकी पत्नी गोलमा देवी वहां से चुनाव लड़ने की ज्यादा इच्छुक नहीं है। पिछले चुनाव में भी गोलमा देवी को स्वर्ण जातियों का वोट काफी नगण्य मिले थे। ऐसे में कोई लोकल आदमी जिसकी पकड़ और पैठ जनरल और मीणा वोटर्स में अच्छी है, वही चुनौती रमेश मीणा को दे सकता है, वरना फिलहाल रमेश मीणा इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं। सपोटरा क्षेत्र में 2 उपखंड हैं और यहां पर क्षेत्रवाद हावी है चुनाव में जबरदस्त। ऐसे में रमेश मीणा मंडरेल इलाके से, वहां उनके मुकाबले में कोई प्रत्याशी किसी दल से सामने नहीं है, जबकि सपोटरा क्षेत्र में ही प्रत्याशी ज्यादा है। रमेश मीणा के अलावा कांग्रेस से हुकुमबाई मीणा, मुखराज मीणा भी दावेदारी की लिस्ट में शामिल है और बीजेपी से जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, हंसराज मीणा, रिटायर्ड आईपीएस पीआर मीणा, रिटायर्ड आईपीएस के भाई नवल किशोर मीणा, पूर्व विधायक सुरेश मीणा, हरकेश चैनपुर, रूप सिंह मीणा, पूर्व प्रधान शकुंतला मीणा, पुष्पा मीणा टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। सपोटरा सीट पर आम आदमी पार्टी से प्रेम सिंह मीणा और बसपा से विजय मीणा उर्फ कल्लू सरपंच दावेदारी जता रहे। तो ये थी करौली जिले की पॉलिटिकल और जमीनी हकीकत। फर्स्ट इंडिया ने करौली की जमीनी हकीकत आपके सामने रखी। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हकीकत भी यही है। जमीन पर कई विधायकों की हालत खराब है, कभी व्यवहार से तो कभी काम से और कभी कितना भी जोर लगा लें किस्मत से। जीत की राह में कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। एआईसीसी के सर्वे में भी कई विधायकों की हालत खराब है और टिकट इस बार काटेंगे। जीत में विनेबिलिटी प्रत्याशी जो है, जिताऊ है, उसी को टिकट दी जाएगी। अब पार्टियां किसका टिकट काटेंगी, किसको उम्मीदवार बनाएंगी, उसकी एनालिसिस, प्रैक्टिस और उसका जो काम है वो चल रहा है। ये उनकी रणनीति पर भी निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को बात करेंगे भरतपुर जिले के सियासी समीकरण। नमस्कार।